हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो एक कहावत बहुत अच्छे तरीके पर इस पे फिट होती है। बचपन में जब हिंदी को पढ़ते थे तो एक मुहावरा पढ़ा जाता था, उसमें लिखा रहता था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे कुछ करने के लिए करने कुछ और लगे हैं। और अक्सर जब कुछ बड़ा घटित होता है तो एक बात समझ में आती है कि कहीं पर चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है, क्या कहीं पर चुनाव आने वाले हैं। वर्तमान समय में ये दो जो शब्द हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्टली सूट करते हैं जो सरकार है इसके लिए। सॉरी, अगर आपको मेरी बातें खराब लगें तो इनको दिल पे मत लगाइएगा, क्योंकि एज ए एनालिस्ट हमारा काम है कि हम आपको वो बताएं जो जानना जरूरी है। सामाजिक न्याय एक शब्द है जो भारत में 1960s और 70s के आसपास गढ़ा गया और बहुत अच्छे तरीके से रचा और बुना गया। हमने उसके लिए ढेर सारे आंदोलन, क्रांतियां देखी और बहुत सारी पार्टियों का गठन भी उसी के आधार पर हुआ। लेकिन सामाजिक न्याय से दो कदम आगे बढ़ के जब हम सोशल जस्टिस को डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, उसी के बीच में ये सोशल जस्टिस का शब्द हमको फिर से सुनाई देता है या दिखाई देता है। और ये कितना गलत तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो अभी के हालात आपको बयां करते हैं। उम्मीद थी कि जब कोई व्यक्ति इस देश की सत्ता को संभालेगा तो कुछ बेसिक जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान हमको एक लंबे तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आरक्षण, जातिवाद, धर्म और राजनीति के अंतर संबंधों को। लेकिन वर्तमान समय के जो हालात हैं वो और बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात और ख़राब करते जा रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक सवर्ण कैटेगरी से आता हूँ तो अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट, अपने आप को शोषित बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए टीचर मेरे कुछ विचार हैं जो आपको सुनना चाहिए कि अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से नियमों को बदला जा सकता है। आप सब लोगों ने यूजीसी के जो लॉज हैं उन लॉज को लेकर या उनके नियमों को लेकर बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आई बिलीव कि यूजीसी सोशल जस्टिस पे काम करना चाहती है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक आपराधिक मानसिकता का परिचय यहाँ पे नहीं देना चाहिए। हम एथिक्स में एक टॉपिक को पढ़ते हैं जिस पे लिखा रहता है पूर्व धारणाएं, और जो प्री जुडाइज के नाम से जाना जाता है उस पूर्व धारणा से ग्रसित व्यक्ति एक अच्छे सिविल सेवक यहाँ पे नहीं हो सकते। पूर्व धारणाओं से ग्रसित व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकते, ऐसा हमको बेसिकली पढ़ाया जाता है। पर यूजीसी के जो नियम हैं इनको बनाने वाले बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार के तबके में बैठे हुए बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अगर ऐसे कोई नियम बनाते हैं जो पूर्व धारणाओं से ग्रसित होते हैं तो आप बताइए, जब एथिक्स में एक व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका नहीं दिया जाता तो क्या ये मौका यहाँ पे दिया जाना चाहिए। आप नियम बनाते हैं किसी की बेहतरी के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को आप परेशान करने के लिए नियम यहाँ पे नहीं बना सकते। हम बैठे हुए हैं मौन, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि लोग मजबूर हैं। हो सकता है कि बाहर का शोर इतना छोटा है कि अंदर के शोर को वो परेशान नहीं कर पा रहा हो, या अंदर की शांति हमारी इतनी गहरी है कि आप उसको तबाह नहीं कर सकते। आपको जो करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन देखा ही जाएगा जो भी होगा। आज अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तानाशाही नियम या कानूनों की आप बात कर लीजिए, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सरकार अपनी रोटी सेकने के लिए किस हद तक इस सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है। और मुझे वो लाइनें बहुत अच्छे से याद रही हैं कि बांटो और राज करो की नीति पर पूरे तरीके से सरकार यहाँ पे उतारू हो चुकी है। नियम जरूरी हैं, कानून जरूरी है, रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन पूर्व धारणाओं से ग्रसित नहीं होने चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमको सिखाता है एथिक्स का। क्या हुआ है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। माफ करना मेरी बातें आपको खराब लगी हो तो। यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस हैं या रेगुलेशंस हैं, इनको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, किस तरीके से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरीके से इंडिया को डिवाइड करने का ये काम कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा जो सेल है इंडिपेंडेंस डे की 31 जनवरी तक बढ़ चुकी है। कुछ बनना पड़ेगा, ऑफिसर बनना पड़ेगा, कुछ करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। मौका है, जुड़िए स्टडी IQ के साथ और ज्वाइन कीजिए इन कोर्सेज को। यूज GRS लाइव कोड और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट टिल 31 Jan। अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ आपको PDF मिलेगा। यहाँ आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुद्दा क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। यूजीसी इक्विटी विनियम 2026, उच्च शिक्षा में भेदभाव विरोधी सुधार। यूजीसी के द्वारा नए नियम बनाए गए और यूजीसी
जो नियम लेकर आई है, इसका पर्पज है भेदभाव सुधार। जबकि इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि भेदभाव को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ावा देने के लिए। एक्चुअल में हुआ क्या है, 2012 में यूजीसी ने अपने कुछ रूल्स बनाए, इक्विटी रूल्स बनाए, और इसमें बोला गया कि एससी और एसटी जो वर्ग है, इस वर्ग के साथ अगर किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो उस भेदभाव के समाधान के लिए हम यहाँ पर कुछ नियम बनाएंगे। और ये सजेशन थे, मतलब ये सिफारिशों के आधार पर थे। पर 2026 में समस्या कहाँ से शुरू होती है, इन्होंने क्या बोला कि अब एक नियम बना दिए गए हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी विमेन इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं, इन अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों की को कॉलेज से निकाला जा सकता है, डिग्री कैंसिल की जा सकती है, उनको पढ़ाई से रोका जा सकता है। और यही पूरे विवाद की जड़ है, यही पूरे विवाद की समस्या है। यूजीसी डायरेक्टली बड़े बड़े शब्दों में इतनी बड़ी मीडिया पर बोल रहा है कि इस देश में अगर अपराध कोई कर रहा है तो वह अनारक्षित वर्ग के लोग कर रहे हैं। इस देश में अगर गलत कोई करता है तो अनारक्षित वर्ग के लोग करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती यही है कि राजनीति में अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप एमपी उठा के देखिए, चाहे एमएलए उठा के देखिए, आपको किस वर्ग से देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग से देखने को मिलेंगे। एससी और एसटी को आरक्षण दिया हुआ है तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक वर्ग जिसको सबका शोषणकारी बताया गया कि सबका शोषक यही है, इसी ने सबका शोषण किया है, आज वह अनारक्षित वर्ग अल्पसंख्यकों से भी दयनीय स्थिति में है। रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं है, सरकार में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपकी बात करने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति को बांट दिया गया है, जाति में, कभी धर्म में, कभी फ्री जो पैसा है जो महिलाओं को दिया जाता है उसमें। तो बांटने का जो काम है, उस बांटने के काम ने जो अनारक्षित वर्ग है, इस अनारक्षित वर्ग को बिल्कुल हंसियां पे लाके खड़ा कर दिया है। हो सकता है आपको मेरी बातें खराब लग जाए, लेकिन यूजीसी के जो नियम हैं ये कुछ इसी तरीके की बातें करते हैं कि भेदभाव किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, किससे? अनारक्षित वर्ग के लोगों से, अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों से। आप इसको जनरल कैटेगरी कह सकते हैं। आप डायरेक्टली कहना क्या चाह रहे हो कि इस देश में अगर अपराध कोई कर रहा है, अपराधी कोई है, तो वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। और ये कौन बोल रहा है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सबसे हायर एजुकेशन है शैक्षणिक संस्थाओं का। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, उस पुरानी शिक्षा व्यवस्था को लाने की जो नालंदा और तक्षशिला के द्वारा हमको दिया गया था। जब विदेशों से भारत पढ़ने के लिए बच्चे आते थे तब ऐसे नियम तो नहीं चलते थे इस देश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये नियम बहुत ही विभाजनकारी हैं और सिर्फ राजनीति करने वाले नियम है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, मैं आपको इनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। देखो, 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नए नियम जारी किए। लक्ष्य इनका था उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त करना। किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल बिलीव करता हूं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, जिसमें कहा गया है कि नियम केवल प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक नहीं हो सकते। दायरा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य, सारे के सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए मैंडेटरी हैं, इनको पालन करना पड़ेगा। अब देखो नियम क्या है, आप जरा इनको समझ लीजिए। उद्देश्य और सुरक्षा का दायरा, इसका उद्देश्य विशेष रूप से निम्नलिखित समूह के खिलाफ भेदभाव को मिटाना है, जिसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लोग, इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति एसटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिव्यांगजन बहुत जरूरी चीज है इनके अधिकारों की। लेकिन ओबीसी वर्ग, पिछड़े वर्ग को यहाँ पे शामिल कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है, जो कि बड़ा सिंपल है, कि अपराध अगर कोई कर रहा है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, शोषक अगर कोई है तो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, और शोषित अगर कोई है तो बाकी सब शोषित हैं। ये उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट आपको सुनाई नहीं देती कि 2027 में यूपी में इलेक्शन है, और यूपी में एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसने अभी 2024 के इलेक्शन में आपको पता है क्या हालात कर दिए थे। तो शायद इसीलिए उस वोट बैंक को साधने के लिए हम कितनी भी गलत कानून क्यों ना बनाना पड़े, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ हैं। जब सत्ता हम हैं, सरकार हम, व्यवस्था हम है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को आप क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताइएगा। देखो, नियम बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, पर किसी
एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों करना है, क्यों टारगेट करना है? आप हिंसा की घटनाएं उठा के देख लीजिए, तरीका होता है बहुत सिंपल। आप पहले घटनाओं को उठा के देखिए, उनको एनालाइज कीजिए, उनको रिव्यू कीजिए, किस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। कॉलेजों में जो हिंसाएं होती है वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ सवर्ण वर्ग के छात्र ही कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं? आपने बांटने का काम कर दिया है, एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमको थोड़ा सा बुद्धि लगानी चाहिए, हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति को हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन बहुत ही विभाजनकारी आपको देश देश को देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भेदभाव के आधार जन्म, जाति, लिंग, नस्ल या विकलांगता और धर्म को भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। इन वर्गों के साथ आप कोई भी भेदभाव कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये खिलाफ किसके जा रहे हैं? ये खिलाफ जा रहे हैं सीधे अनारक्षित वर्ग के खिलाफ। कार्यान्वयन का जो त्रिस्तरीय संरचना है, मेंस के लिए देख लीजिए क्या हो सकता है। ये त्रिस्तरीय एक ढांचा है, 3 टियर इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें समान अवसर केंद्र बनाए जाएंगे, ईओएसी नीति और निगरानी ये करेगा। इक्विटी समिति बनेगी, इक्विटी कमेटी, ये शिकायत निवारण का काम इनके द्वारा किया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड अपॉइंट किए जाएंगे सतर्कता और रोकथाम के लिए। तो 3 स्तरीय ये 3 टियर यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा समान अवसर केंद्र, समान अवसर केंद्र जो नीति बनाएगा और निगरानी करेगा। फिर आ रहा है इक्विटी समिति। इक्विटी समिति आप इसको कह सकते हैं समता समिति। ये जो समता समिति है इसका काम क्या है? समता समिति का काम है शिकायतों का निवारण करना। और इस समता समिति में कौन कौन शामिल होगा? जितने वर्गों को शामिल किया गया है उनके एक एक प्रतिनिधि, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, डिसेबल पर्सन्स हो, महिलाएं हो, इनके एक एक प्रतिनिधि होंगे और यही शिकायतों का निवारण करेंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि कानून किसके, नियम किसके लिए है? कुछ वर्गों के लिए। किसके खिलाफ है? एक वर्ग के खिलाफ। और शिकायत का समाधान कौन कर रहे हैं? कुछ वर्गों के प्रतिनिधि। ऐसा कभी हुआ है कि माँ ने अपने बेटे को अपराधी माना हो? नहीं मान सकता। तो ये समिति कहीं मानेगी क्या? नहीं मानेगी। तो क्या ये भेदभाव नहीं होगा? क्या होगा? डेफिनेटली होगा। और एक बहुत बड़े लेवल पर इसके तहत लोगों को परेशान किया जा सकता है, ध्यान रखना। और फिर इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, समता स्क्वाड बनाया जाएगा जो भेदभाव को रोकने की कोशिश करेगा। अब समता स्क्वाड में होगा कौन? इन्हीं वर्गों से आने वाले लोग होंगे। किसको रोकने का प्रयास करेंगे? अनारक्षित वर्ग के लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दूसरों के लिए तो संरक्षण दे ही दिया है ना। एक ओबीसी वर्ग का बच्चा ओबीसी बच्चे के साथ भेदभाव करता है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो भाई भाई है। एक ओबीसी का बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी बच्चे के साथ भेदभाव करता है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? ये तो शोषक है, वो शोषित है, कर सकते हैं। लेकिन अगर झूठा आरोप भी लगा दिया तो एक बच्चे की पूरी शिक्षा, पूरी एजुकेशन का काम तमाम हो जाना है, उसके पूरे करियर का काम तमाम हो जाना है। ये ऐसे कुछ कानून है जिन पर रोक लगना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। पर सत्ता में मदमस्त जो हाथी होता है वो कहाँ किसी की सुनता है, ऐसी कहानी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरह एक सामान्य अवसर केंद्र क्या करेगा? वंचित समूह से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करना, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता, लीगल एड प्रदान करना। संरचना बेटा इसमें क्या होगी? संरचना इन 5 सदस्यों के लिए कोई आरक्षण अनिवार्य नहीं है। संस्थान के 5 संकाय सदस्य होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे और यहाँ कोई आरक्षण अनिवार्य नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि आरक्षण अनिवार्य नहीं है, लेकिन मेंबर कहाँ से आएंगे आप सब जानते ही जानते हैं। तो 5 सदस्य इसमें आएंगे, ध्यान रखना। यदि कॉलेज में 5 सदस्य नहीं है तो यूनिवर्सिटी का एओसी का कार्य संभालेगा। अगर कॉलेज में नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगा? इसका कार्य संभालेगा। पहला आपके पास है समान अवसर केंद्र, ठीक, ध्यान रखना। फिर है इक्विटी समिति। द इक्विटी कमेटी जो मेन है, जिसके द्वारा सारी की सारी कंप्लेंट को सुनी जाएंगी और इन कंप्लेनों का समाधान किया जाएगा। समाधान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस समिति में कौन होगा जरा आप इस पर ध्यान रखिए। इसमें 10 सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा संस्थान का प्रमुख, ठीक है। अब समझो, 24 घंटे शिकायत मिलने पर बैठक, मतलब 24 घंटे शिकायत मिलने के बाद बैठक हो जाएगी। 15 दिन प्रमुख को रिपोर्ट सौंपना होगा और 7 दिन रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। अनिवार्य प्रतिनिधित्व है 5 सदस्य आरक्षित श्रेणियों से होने चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू, पीडी और महिलाएं। यही मेंबर होंगे और यही शिकायत का निवारण करेंगे। सोचिए कहानी कहाँ जा सकती है, ये मेंस के हिसाब से देख लेना। इक्विटी समिति में कौन कौन होंगे? 10 सदस्य होंगे, अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे और 5 आरक्षित, मतलब जो 5 प्रतिनिधि हैं, इन आरक्षित श्रेणी से होना मैंडेटरी है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 24 घंटे मतलब शिकायत मिलने पर बैठक करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर जो प्रमुख हैं इनको रिपोर्ट सौंपना है 15 दिन के अंदर अंदर और 7 दिन में रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई करनी पड़ेगी। फैसला आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। निगरानी और सहायता, इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे,
परिसर में भेदभाव रोकने के लिए निगरानी संवेदनशील स्थलों पर, ठीक है, ध्यान रखना, दौरा करने के लिए मोबाइल यूनिट यहाँ पे बनाई जाएंगी। इक्विटी हेल्पलाइन जो 24 घंटे सक्रिय रहेगी और पास इक्विटी एम्बेसडर, छात्रों की समानता की मसाल वाहक टॉर्च बियर्स को लेकर यहाँ पे जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम कितने बढ़िया तरीके से शिक्षण जो संस्थान है, इन शिक्षण संस्थानों में बांटने और राज करने की नीति पे काम करने जा रहे हैं। क्या बदला है 2012 और 26 में? प्रकृति देखो सलाहकारी थी, एडवाइजरी थी, दंड अस्पष्ट था, प्रकृति के अनुरूप दंड था। प्रकृति यहाँ अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दंड अनुदान डिग्री प्रोग्राम रोकना, आप समझ रहे हैं, यहाँ अस्पष्ट था, यहाँ क्लियर कर दिया, डिग्री रोक देंगे, अनुदान रोक देंगे। संरचना प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी, संरचना त्रिस्तरीय और समय सीमा तय कर दी गई है। ओबीसी का कोई विशेष उल्लेख नहीं था, यहाँ पर ओबीसी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। मतलब डायरेक्टली कह दिया है कि अपराधी कौन है, आप लोग अपराधी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। अब आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या पढ़ पाएंगे इस माहौल में, आप खुद कल्पना कीजिए, अपने विचार यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अनुपालन करने पर दंड, यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति के माध्यम से नजर रखेगा। फंडिंग, केंद्रीय अनुदान सेंट्रल ग्रांट्स प्राप्त करने की सूची से हटाना। प्रतिबंध, डिग्री प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने से रोकना, डिमेरिट। बहिष्कार, यूजीसी की अन्य योजनाओं में भागीदारी करने पर यहाँ पर प्रतिबंध हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी छात्रों के लिए विशेष प्रावधान क्या है? संदर्भ 2012 के नियमों में ओबीसी का कोई उल्लेख नहीं था। जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। प्रतिनिधित्व, इक्विटी समिति में ओबीसी सदस्य का होना अनिवार्य यहाँ पे कर दिया है। तो अब बचा कौन है? सिर्फ एक ही वर्ग, जिसको आप लोग अनारक्षित वर्ग के नाम से जानते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बेटा क्या कर दिया है? झूठी शिकायत, फॉल्स को हटाना। झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान था, अंतिम नियम या प्रावधान हटा दिया गया है ताकि छात्र शिकायत करने से न डरे। आप देखिए क्या मतलब तानाशाही की हद देख लीजिए। पहले झूठी शिकायत करने पर दंड का प्रावधान था, अब इसको हटा दिया है। हटा क्यों दिया गया है? ताकि शिकायत करने से न डरें। और एक बार शिकायत हो जाने के बाद आपको पता है कि फिर उसको सही प्रूफ तो कर ही देता है प्रशासन। साथ में नाम भी गुप्त रखा जाएगा, किसने शिकायत की ये भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। हितों की रक्षा करना अच्छी बात है, पर वो सबके लिए होना चाहिए। इक्वलिटी लेके आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहिए। नियम बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन हर वर्ग के लिए वो नियम यहाँ पे मिलना चाहिए। सिर्फ एक वर्ग को उससे बाहर नहीं रखना चाहिए। बाहर रख रहे हैं, ये पूरी तानाशाही, ये पूरी तरीके से गलत है। विवाद और विरोध क्या है? सामान्य वर्ग के छात्र और कुछ राजनीतिक समूह की चिंताएं हैं। दुरुपयोग का डर, झूठी शिकायत पर दंड न होने से इसका दुरुपयोग बढ़ सकता है। बढ़ता क्या? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ध्यान रखना। उत्पीड़न, सामान्य वर्ग के छात्रों के उत्पीड़न, हरेसमेंट की आशंका है। और विभाजन या परिसर में जातिगत विभाजन को गहरा कर सकता है। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जाति पाति को खत्म करना है, ये क्या है? ये तो जाति पाति बढ़ा रहा है ना। फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि एक वर्ग ने इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया है? एक बात ध्यान रखिए, व्यवस्थाएं हमेशा रिस्पॉन्सिबल रही हैं इस देश में जातिवाद को बढ़ाने के लिए। प्राचीन काल में राजा जो आते थे वो रहे हैं, अभी की समय की सरकारें रही हैं। आप जिन सवर्णों को, या अक्सर सवर्ण का आशा है ब्राह्मण जिनको आप लोग कहते हैं कि इन्होंने इस देश में जाति पाति सबको बढ़ावा दिया है, शिक्षा से बहुत वर्गों को दूर रखा है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आज आपको कुछ ऐसे कानून बना के दे रही हैं। ये सामाजिक न्याय और निष्पक्ष कार्यान्वयन के बीच का संतुलन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो इस देश को बांटने का काम कर सकता है। माफ करिएगा मेरी बातें अगर आपको खराब लगी हों, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और आप देख रहे हैं गलत को, तो अभी आप गलत के हिस्सेदार बन रहे हैं। ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये बांटने की नीति है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है, संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जाते जाते एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तैयारी करना ही पड़ेगा ऑफिसर बनने के लिए। आइए, यूज कोड GRS लाइव, आपके विचार हमको जरूर दीजिएगा। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।